अच्छा, क्या पढ़ा था और क्या पढ़ोगे? दो क्वेश्चन है ना? दो क्वेश्चन है, क्या पढ़ा था और क्या पढ़ोगे। शायद हमने माइक्रोब्स को पढ़ा था, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। हाँ सर। प्लांट डेवलपमेंट तो बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी जूलॉजी का है, वो तो जूलॉजी का है। वो तो जूलॉजी वाले सर पढ़ाएंगे, है ना, बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, हम लोग ऐसे चैप्टर पढ़ते हैं जो नीट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि ये इकोसिस्टम। अभी आपको एक बात बता देते, इकोलॉजी जो है 4 चैप्टर है आखिरी में, है ना। और ये चारों चैप्टर देख करके आपको लगेगा कि भैया ये तो हमने पढ़ा है EVS 10th स्टैंडर्ड में। ठीक है, और आपको ये भी लगेगा कि इसमें क्या पढ़ने जैसा है, ऐसा भी लग सकता है। ठीक है, बट एक चीज़ मैं बता दूं कि नीट के एग्जामिनेशन में लगभग मैक्सिमम इकोलॉजी से बेटा 12 क्वेश्चंस आते हैं, 12 क्वेश्चंस, 12 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो मेरे हिसाब से इतने होते हैं 48 मार्क्स। तो ये बहुत बड़ा वेटेज है। ठीक है, और अगर ये 4 चैप्टर मतलब ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल इश्यूज, ये 4 चैप्टर है। और ये 4 चैप्टर अगर हम सही से पढ़ते हैं, एनसीईआरटी में जो दिया है लाइन टू लाइन बहुत प्रॉपरली अगर पढ़ लेते हैं, तो बहुत बड़ा बेटा हमको फर्क पड़ता है हमारे स्कोर में। ये हमेशा याद रखना। ठीक है, जैसे कि हम लोग बात करते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, हमें अच्छा लगता है पढ़ने में, नो डाउट, है ना। बट उनके जितने क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो उनके हिसाब से उनको उतना समय और उतना इम्पोर्टेंस देना है। ठीक है, ऐसा नहीं करें कि उनको पढ़ना नहीं, बट आप वो जो आपको अच्छा लगता है वही पढ़ते रहते हो, और ये ऐसे चैप्टर में से क्वेश्चन भर भर के दे देते हैं, और आप जो है, ठीक है, बहुत कम स्कोर करते हो, क्योंकि आप बहुत इग्नोर करते हो इन चैप्टर्स के ऊपर। और अगर ये चैप्टर इग्नोर कर दिए जाए तो डेफिनेटली बेटा कोई भी बच्चा जो नीट के एग्जाम में बैठ रहा है वो पछताता है आखिरी में, जब रिजल्ट उसके हाथ में आएगा, या इवन पेपर सॉल्व करते हुए उसे समझ में आता है। पॉइंट क्लियर है जो मैंने बोला, है ना। तो बेटा चीजों को ध्यान से समझना है, आराम से समझना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, देखते हैं। जैसे कि इकोसिस्टम के बारे में अगर हम लोग देखें, तो इकोसिस्टम ये जो है, इट इज इकोसिस्टम इज द नेचुरल यूनिट, नेचुरल फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। ठीक है, एक वर्ड याद रखना कि इट इज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ द बायोस्फीयर। इकोसिस्टम जो है बेटा ये फंक्शनल यूनिट है बायोस्फीयर का, और उसमें जो चीज पढ़ी जाती है वो है बेटा इंटरैक्शन। इंटरैक्शन पढ़ा जाएगा, किसके बीच का इंटरैक्शन, बायोटिक कंपोनेंट का बायोटिक कंपोनेंट के साथ का इंटरैक्शन। ठीक है, और बायोटिक कंपोनेंट का एबायोटिक कंपोनेंट के साथ का इंटरैक्शन। बायोटिक का बायोटिक के साथ इंटरैक्शन, और बायोटिक का एबायोटिक के साथ। मतलब अब कोई भी जगह आप लोग देखोगे तो वहाँ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है,
और उनके सराउंडिंग बेटा एनवायरनमेंट है, उनके बीच का इंटरेक्शन जो है वो हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो स्टडी ऑफ इकोसिस्टम मतलब जो भी है ना, स्टडी ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड एज व्हाट, द इकोलॉजी, उसे बेटा हम लोग कहते हैं इकोलॉजी। ठीक है, अब जितने भी बेटा बायोटिक कंपोनेंट है, ये जो बायोटिक कंपोनेंट एक दूसरे के साथ में इंटरेक्शन क्यों करते हैं, क्या पर्पस है, पर्पस दो है। ठीक है, ये इंटरेक्शंस क्यों होते हैं, क्या कारण है, कारण है बेटा सर्वाइवल, ऑर्गेनिज्म को बेटा सर्वाइव करना है। ठीक है, सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को बच के रहना है और अपनी प्रजाति को बढ़ाते रहना है, ये दो काम है। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा चीज है बेटा इकोसिस्टम, इसको हम लोग आराम से समझ सकते हैं। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। There are two types of ecosystem। एक को हम लोग कहते हैं बेटा नेचुरल इकोसिस्टम और दूसरे को हम लोग कहते हैं बेटा मैन मेड इकोसिस्टम। ठीक है, नेचुरल इकोसिस्टम एज वेल एज व्हाट द मैन मेड इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम में दो ब्रांचेस होंगी जिनको हम लोग कहते हैं बेटा, एक को हम लोग कहते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और दूसरे को हम लोग कहते हैं बेटा एक्वाटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एज वेल एज व्हाट द एक्वाटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के एग्जांपल है फॉर एग्जांपल बेटा ग्रासलैंड। ग्रासलैंड जो होता है वो बेटा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है ना, बहुत सिंपल है, ग्रासलैंड इज द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप लोग जानते हो। ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ये बहुत सारे एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के। एक्वेटिक इकोसिस्टम में आ जाएगा पॉन्ड इकोसिस्टम, लेक इकोसिस्टम, रिवर का इकोसिस्टम और द सी का इकोसिस्टम, दैट इज व्हाट द एक्वेटिक इकोसिस्टम, सिंपल है ना। दूसरी एक बात होती है मैन मेड। मैन मेड में क्या एग्जांपल लिखोगे, फॉर एग्जांपल बेटा एक्वेरियम। अब आप लोगों ने एक्वेरियम तो देखा होगा, बहुत से लोगों के घरों में भी होता है ना, ऐसे ग्लास के बेटा एक चेंबर बनाते हैं और उसमें पानी डाल के मछली अपनी तैरते रहती है, तो ये तो मैनमेड इकोसिस्टम है एक्वेरियम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रॉपलैंड, क्रॉपलैंड इज द मैनमेड इकोसिस्टम। क्रॉपलैंड मतलब जो खेती होती है, खेती इंसान ने तैयार की हुई होती है। ठीक है, तो क्रॉपलैंड जो है ये मैन मेड इकोसिस्टम है, ये याद रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्रॉपलैंड। तो एक्वेरियम और क्रॉपलैंड। हाँ बेटा। सर मैन मेड में सब जू आते क्या? मैन मेड में जू आएगा, ठीक है, बट एक्चुअली हम लोग ध्यान से देखें कि ये दो एग्जाम्पल आप लोग याद रखना। ठीक है, जू भी आएगा। ठीक है, यस। नेक्स्ट, मिटा दूं इसको? नो सर। हाँ लिखो लिखो, आराम से भी लिखो बेटा।
मिटा दो, हो गया। अभी बेटा ध्यान से समझना इधर कि इकोसिस्टम जो है उसके दो एस्पेक्ट्स है। देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ द इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम को हम लोग दो नजरिए से देखते हैं, पर मैंने एक चीज आपको बताया कि इकोसिस्टम इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द बायोस्फीयर। फंक्शनल यूनिट याद रखना, ठीक है। एनसीईआरटी में साफ है, आपको अंडरलाइन करना है, फंक्शनल यूनिट। ठीक बेटा, इसके दो एस्पेक्ट हम लोग बात करेंगे। एक तो बेटा फंक्शनल एस्पेक्ट, फंक्शनल, और दूसरा होगा बेटा स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल, ठीक है। अब जब मैं फंक्शनल के बारे में बोलूंगा तो फंक्शनल में क्या क्या चीजें आएंगी। पहली चीज होती है बेटा प्रोडक्टिविटी, दूसरी चीज होगी बेटा डिकम्पोजिशन, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, एंड द फोर्थ वन इज द एनर्जी फ्लो। ये चार चीजें हैं किसी भी इकोसिस्टम के फंक्शनलिटी को रन करते हैं। मतलब जब भी हम लोग बात करेंगे कि प्लांट्स के बारे में, तो इकोसिस्टम में प्लांट जो है बेटा वो प्रोडक्टिविटी शो करेंगे, प्रोडक्शन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर, सिंपल है। अब ये अगर प्लांट्स की डेथ हो गई, एनिमल्स की डेथ हो गई, तो उनको डिकम्पोज करने वाले फिर से जो चीज जमीन से ली गई है, एटमॉस्फेयर से ली गई, वापस एटमॉस्फेयर को दे देते हैं। ठीक है, तो इसको हम डिकम्पोजिशन कहते हैं। और बेटा प्रोडक्शन हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है, इसीलिए न्यूट्रिएंट साइकिल चलता रहता है। न्यूट्रिएंट साइकिल चलता है, आपने कार्बन साइकिल पढ़ा होगा, नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा होगा, बराबर है। तो ये साइकिल चलते रहते हैं। बट एक चीज और है, सन से एनर्जी ली जाती है, एक से दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे के चौथा, है ना। खरगोश के पास आएगा, खरगोश ने घास खाया तो घास, है ना, और खरगोश को बेटा अगर लायन ने खाया तो लायन के पास जाएगा, तो एनर्जी भी बेटा फ्लो होती रहती है। तो इस तरह से ये चार चीजें हैं जो फंक्शनलिटी को डिटरमाइन करते हैं इकोसिस्टम के। बात सिंपल है, बहुत सिंपल। तो बेटा इस चैप्टर में हम लोगों को ये चारों चीजों के बारे में पढ़ना है, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, न्यूट्रिएंट साइकिल एंड द एनर्जी फ्लो। इन चार चीजों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट के बारे में जब हम लोग बात करेंगे, स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे, तो किसी भी इकोसिस्टम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो है बेटा उसकी बायोटिक कम्युनिटी। एक छोटा सा इकोसिस्टम ले लिया आप लोगों ने, तो उसमें कौन से ऑर्गेनिज्म रहते हैं, क्या रही रहते हैं, ये हमें समझ में आना चाहिए, है ना। दूसरी चीज होता है बेटा उसके एबायोटिक फैक्टर, मतलब वहां पे बहुत ज्यादा पानी है कि ड्राई कंडीशन है कि रेगिस्तान है, डेजर्ट है, क्या है, ये है ना अबायोटिक फैक्टर। और बायोटिक कम्युनिटी, ये देख करके हमें समझ में आता है कि ये कौन सा इकोसिस्टम है। मतलब बहुत पानी है, मछलियां पानी में तैर रही है, तो आप समझ सकते हो ना कि वो एक्वेटिक इकोसिस्टम है। तो उसका स्ट्रक्चर आपको बेटा आपको समझ में आता है, ठीक है। और तीसरी चीज होती है बेटा जिसको हम लोग कहते हैं टोपोग्राफी। टोपोग्राफी मतलब वो जगह जो इकोसिस्टम एक्चुअली लोकेटेड कहाँ पे, पहाड़ पे है, समुद्र के पास में है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें, मतलब उसका एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड, अब ये दो वर्ड मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड, ये दोनों चीजें बेटा, जब मैं अर्थ का डायग्राम ड्रॉ करता हूँ तो अर्थ के डायग्राम में बेटा मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की है, और ये है बेटा, इसे कहते हैं इक्वेटर। इट इज कॉल्ड एज इक्वेटर। बेटा हम लोग इक्वेटर से जब दूर जाते हैं दोनों पोल्स की तरफ, इधर या इधर, तो मैं, है ना, द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर इज मेजर्ड एज ए लैटिट्यूड, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर याद रखो। तो डेफिनेटली इक्वेटर के पास में बहुत गर्म जगह है, गर्मी बहुत ज्यादा है, ठीक है। पोलर रीजन के पास जाओगे तो बेटा बहुत ठंडा एरिया है, और इन दोनों के बीच में टेम्परेट जोन होता है, मतलब नॉर्मल मीडियम टेम्परेचर उसमें देखने को मिलता है। तो ये लैटिट्यूड है, तो डिसाइड करेगा। अगर तालाब यहाँ पे है तो वहां पे इकोसिस्टम अलग होगा, और तालाब यहाँ पे है तो अलग होगा, और यहाँ तालाब है तो अलग होगा। ये समझ में आना चाहिए, है ना। मतलब हर जगह की एक्वेटिक इकोसिस्टम भी अलग अलग हो जाएगी, क्योंकि वहां का वो टोपोग्राफी बदल गया। बात सिंपल है। एल्टीट्यूड क्या है? एल्टीट्यूड क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम द सी लेवल।
सी लेवल से डिस्टेंस अगर हम लोग मेजर करते हैं बेटा, अगर ये बहुत बड़ी एक पहाड़ी है, ठीक है, और बेटा यहाँ अगर आप लोग ये जमीन है और यहाँ आप देखोगे तो यहाँ ओशन है, ठीक है, यहाँ समंदर है, ठीक है, इस तरह से, तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा कि डेफिनेटली बेटा ये जो जगह है, मैं डिस्टेंस फ्रॉम द सी सरफेस से अगर मैं डिस्टेंस देखता हूँ, दैट आई विल से एज द एल्टीट्यूड। मतलब इकोसिस्टम यहाँ पे है, इकोसिस्टम यहाँ पे, इकोसिस्टम यहाँ है, या इकोसिस्टम यहाँ पे है, तो फर्क पड़ेगा। तो एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड के हिसाब से बेटा फर्क पड़ेगा। लैटिट्यूड इक्वेटर से डिस्टेंस पे हम लोग मेजर करेंगे, और बेटा एल्टीट्यूड हम लोग सी सरफेस के से दूरी कितनी है उसके ऊपर हम लोग डिसाइड करते हैं। सिंपल है, क्लियर है? मिटा दूं? अभी हम लोग बात करते हैं, मिटाते नहीं, साइड में एक बात लिखते हैं यहाँ पे। हम लोग एक इकोसिस्टम को एग्जांपल लेते हैं एज ए पॉन्ड इकोसिस्टम। अब पॉन्ड इकोसिस्टम में मतलब उसमें सबसे पहली चीज होगी बेटा एबायोटिक फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर भी होंगे। अब एबायोटिक फैक्टर है मतलब क्या होगा बेटा, मोस्टली हम लोग जिसके बारे में बात करें, वाटर है, पानी है पॉन्ड में, छोटे से तालाब में, ठीक है, या तो हम लोग बेटा उसका जो बॉटम है, बॉटम में जो सॉइल है वो एक चीज है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ वही है, ठीक है। दूसरा बेटा क्लाइमेटिक फैक्टर है, क्लाइमेटिक फैक्टर। अब क्लाइमेटिक फैक्टर कौन से होंगे? क्लाइमेटिक फैक्टर होंगे फॉर एग्जांपल बेटा कि सनलाइट कितना उसको अवेलेबल हो रहा है, अवेलेबल सनलाइट कितना है, क्योंकि वो वाटर में पेनिट्रेट कितना करेगा। दूसरा बेटा टेम्परेचर के साइकिल जो होते हैं, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन, आप एकदम बॉटम में जाओगे तो पानी गर्म होगा, या ऊपर आओगे तो पानी कैसा होगा, ये एक पॉइंट है, समझने वाली बात है, ठीक है। तो सनलाइट हो गया, टेम्परेचर साइकिल्स हो गया, ये जो चीजें हैं दे डिटरमाइन, एक्चुअली ये चीज डिटरमाइन करेगी कि इकोसिस्टम कैसा होगा, मतलब वेदर, वहाँ का वेदर कैसा है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है बेटा वहाँ की बायोटिक कम्युनिटी, बायोटिक कम्युनिटी, ठीक है। अब बायोटिक कम्युनिटी में दो चीजें होंगी, एक तो जिसको हम लोग कहते हैं बेटा ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स होंगे, वो होंगे फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन जो खाना बनाएंगे, एल्गी होंगे वो सब, ठीक है, खाना बनाएंगे, वो ऑटोट्रॉप्स है, ठीक है। इसके अलावा बेटा हेटेरोट्रॉप्स है, हेटेरोट्रॉप्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। अब ये जो हेटेरोट्रॉप होंगे वो सारी फिशेस वगैरह सब कुछ होंगे बेटा, इनको हम लोग कहेंगे, उन सबको हम लोग कहेंगे बेटा कंज्यूमर्स। ये फाइटोप्लैंक्टन को हम लोग कहेंगे प्रोड्यूसर्स, है ना, इनको हम लोग प्रोड्यूसर्स कहेंगे। और हेटेरोट्रॉप जो है बेटा उनको हम लोग कहेंगे कंज्यूमर्स, ठीक है, ये कंज्यूमर्स है। इनके अलावा और कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, वो है डिकम्पोजर्स, डिकम्पोजर जो डिकम्पोजिशन करेंगे, है ना। अब बेटा हमें समझ में आना चाहिए कि अगर ऑटोट्रॉप्स है मतलब प्रोडक्टिविटी चल रहा है, कुछ ना कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, सनलाइट की एंट्री हो रही है, सब कुछ हो रहा है। अगर डिकम्पोजर्स है मतलब डिकम्पोजिशन हो रहा है, और वहां पे एक छोटी फूड चेन आती है, फाइटोप्लैंक्टन को जूप्लैंक्टन खाएगा, जूप्लैंक्टन को छोटी फिश खाएगी, छोटी फिश को बड़ी फिश खाएगी, ये चलता रहेगा, बराबर है। मतलब पॉन्ड जो है एक, इसको मैं इकोसिस्टम कह रहा हूं क्योंकि वो सेल्फ सस्टेनेबल है ना, वो फंक्शनली सेपरेटली बेटा काम कर रहा है, उसमें प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, न्यूट्रिएंट साइकिल और बेटा एनर्जी फ्लो सब कुछ हो रहा है उस छोटे से पॉन्ड में, इसीलिए वो एक सेल्फ सस्टेनेबल इकोसिस्टम है, ठीक है। तो किसी भी सेल्फ सस्टेनेबल इकोसिस्टम के अंदर बेटा उसके फंक्शनलिटी जो है, ये चारों फंक्शनलिटी शो कर रहा है, दैट इज द पॉइंट। ये एग्जांपल है पॉन्ड इकोसिस्टम का, सिंपल है, व्हाट द पॉइंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिटा दूं? सर हाँ बेटा बोल। सर हाँ बोलना भाई। सर वो सुनाई नहीं दे रहा, तो सर वो जूप्लैंक्टन सर बहुत छोटे होते हैं क्या सर? हाँ हाँ, जूप्लैंक्टन बड़े छोटे होते हैं। चलो कुछ दो स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट देखते हैं बेटा, स्ट्रक्चर।
मैं डायग्राम बनाता हूँ, ध्यान से देखना। ये अर्थ का सरफेस है, हा? अभी इस अर्थ सरफेस पे यहाँ पे बेटा ऐसे ग्रासेस है, ग्रासेस। यहाँ थोड़े से बेटा छोटे छोटे पौधे हैं, अंडश्रव। हम लोग देख रहे हैं कि कुछ पौधे इसी जंगल में बेटा बड़े से श्रब है, मतलब बड़े बड़े श्रब, श्रब जिनको हम लोग कह रहे हैं। इससे भी ज्यादा इसमें जंगल में बेटा बहुत बड़े बड़े और भी पेड़ है जिनको हम लोग कहते हैं ट्रीज, बराबर, ठीक है। अब समझने वाली बात यह है कि अगर मैं ग्रासेस की हाइट देखता हूं तो ग्रासेस की हाइट तो इतनी है, तो जितने एंटायर ग्रास होंगे बेटा उसमें कुछ इंसेक्ट्स रहते हैं, बटरफ्लाइज उड़ते हैं, ये सब कुछ है। मतलब ग्रास के लेवल का इकोसिस्टम, ग्रास के लेवल का इकोसिस्टम इस अंडरश्रब के लेवल के इकोसिस्टम से अलग है। ये एक इकोसिस्टम हो गया, और यहाँ का जो अपर लेयर है बेटा उसके ऊपर का, जिसको अंडरश्रब ने कवर करके रखा हुआ है, वहां का इकोसिस्टम अलग हो जाता है, पैटर्न बदल जाता है। डेफिनेटली वैसा ही पैटर्न बेटा इस लेवल पे बदलता है, और बेटा वैसा ही पैटर्न इस लेवल पे बदलता है। मतलब जमीन से जितना हाइट पे मैं चला जाता हूं तो बेटा वैसे ही स्ट्रेटा बाय स्ट्रेटा इकोसिस्टम पैटर्न बदलता है, वेजिटेशन पैटर्न बदलता है, ठीक है। तो इसी चीज को हम लोग कहते हैं बेटा स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब क्या है? स्ट्रेटिफिकेशन इज ए वर्टिकल फिनोमिनॉन। कैसा फिनोमिनॉन है? वर्टिकल, रिप्रेजेंटेड बाय द हॉरिजॉन्टल लाइंस। वर्टिकल है ना, अर्थ से इतनी दूरी पे सरफेस पे ये है, फिर ये पैटर्न है, फिर ये पैटर्न है, फिर ये पैटर्न है, तो ये वैसा वर्टिकल हो रहा। बट ये लेयर और ये लेयर मैं हॉरिजॉन्टली बताऊंगा, बट जहां तो बदलाव कैसे हो रहा है बेटा? वर्टिकल हो रहा है, एल्टीट्यूड वाला, एल्टीट्यूड टू एल्टीट्यूड, बराबर है। तो इसको मैं कहता हूं स्ट्रेटिफिकेशन। क्या कहता हूं बेटा मैं इसे? स्ट्रेटिफिकेशन। तो फॉरेस्ट में है ना, with the different heights of the plant there is a stratification of the vegetation or the communities you can see, इसी को मैं बेटा stratification कहता हूँ, ठीक है। चेंजेस, वर्टिकल फिनोमिना, ठीक है, ध्यान से। अभी हम लोग बात करते हैं दूसरे डायग्राम के बारे में। दूसरी डायग्राम ये रिप्रेजेंट करती है, ये अर्थ का सरफेस है। इस अर्थ के सरफेस में बेटा यहाँ पे कुछ अलग ही डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन प्रेजेंट है। एक लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ की और यहाँ पे देखा तो कुछ अलग प्रकार के प्लांट यहाँ पे मौजूद है ना बेटा। कुछ यहाँ पे दूरी पे चले गए तो पता चला कि यहाँ पे कुछ अलग ही प्लांट हमको दिखाई दे रहे हैं। सो बाय दिस वे मुझे समझ में आता है कि अगर सपोज हम लोग अमरावती में खड़े हैं, हम लोग अमरावती में हैं, हम लोग मुंबई में हैं और हम लोग लंदन में हैं, ठीक है। मतलब जमीन तो एक ही है, उसी लेवल पे, ठीक है। बट हर एक जगह का बेटा जो वेजिटेशन है वो बदलता है। ये जो बदलाव मुझे दिखा रहा है वो प्लेस टू प्लेस है। जगह बदली, जगह बदल गई, वेजिटेशन बदला, ठीक है। यहाँ पे जगह वही है, एटमॉस्फेयर से दूरी बढ़ी, जमीन से दूरी बढ़ी तो बेटा बदल गया। तो ये स्ट्रेटिफिकेशन है। एक स्ट्रेटा, एक स्टैटिक लेयर से दूसरा स्टैटिक लेयर आ रहा है। यहाँ पे एक जोन से दूसरे जोन का वेजिटेशन अलग है, इसीलिए इसे कहते हैं जोनेशन। इसे कहते हैं जोनेशन। Zonation is a horizontal phenomenon represented by the vertical lines. तो प्लेस टू प्लेस जो बात हो रही है, प्लेस टू प्लेस वेजिटेशन बदलेगा, उसे मैं जोनेशन कहूंगा। जगह बदल गई है ना, और एक ही जगह पे बेटा लेयर टू लेयर अगर बदल रहा है हाइट के हिसाब से, तो उसे मैं स्ट्रेटिफिकेशन कहता हूँ, ठीक है।
ये हॉरिजॉन्टल फिनोमेनन है, ये हॉरिजॉन्टल वेजिटेशन पैटर्न है, ठीक है, और ये बेटा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वेजिटेशन पैटर्न है। ये हमें समझ में आना चाहिए, सिंपल, पक्का है ना। बस तो बेटा सबसे पहला फंक्शनल एस्पेक्ट अभी हम लोग देखते हैं वो है बेटा प्रोडक्टिविटी, ठीक है। प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। अभी प्रोडक्टिविटी के बारे में अगर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ हमें समझना बहुत जरूरी है कि जो भी किसी भी जगह पे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स प्रोड्यूस द बायोमास, बराबर है, बायोमास। ऑटोट्रॉफ जब बेटा अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस करते हैं, दैट अमाउंट ऑफ बायोमास विथ रिस्पेक्ट टू द पर्टिकुलर एरिया एंड इन गिवन यूनिट टाइम, उस टाइम में और कितना बायोमास बनाया गया है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं बेटा प्राइमरी प्रोडक्शन। तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि एक यूनिट एरिया में एक गिवन टाइम में बेटा कितना अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस किया ऑटोट्रॉफ्स ने, उसे मैं प्राइमरी प्रोडक्शन कहता हूं। उसे मैं क्या कहता हूं? प्राइमरी प्रोडक्शन कहता हूं, ठीक है। ऑटोट्रॉफ्स ने एक एरिया में एक गिवन टाइम में कितना दिया, प्रोड्यूस किया है बायोमास अमाउंट, उसे मैं कहता हूं प्राइमरी प्रोडक्शन। अब इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ व्हाट द वेट ग्राम मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो वेट के फॉर्म में बेटा ग्राम पर स्क्वायर, इस तरह से हम लोग उसको मेजर कर सकते हैं, या तो हम लोग उसको उसका यूनिट एनर्जी के फॉर्म में देखते हैं, दैट इज व्हाट द किलो कैलोरीज पर मीटर, ठीक है। तो ऐसे बेटा हम लोग इसको देख लेते हैं, इसको हम लोग समझते हैं, दैट इज द थिंग यू हैव टू रिमेम्बर, ठीक है। तो ये जो है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बारे में अगर हम लोग देखें तो ये प्राइमरी प्रोडक्शन है। नाउ मैंने उसको प्राइमरी प्रोडक्शन कहा, बट द रेट एट विच द प्राइमरी प्रोडक्शन इज डन इज कॉल्ड एज व्हाट द प्रोडक्टिविटी। The rate at which the production is done, that is called as what the productivity, उसे बेटा हम लोग प्रोडक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। अब दो चीजें यहाँ पे समझ में आनी चाहिए। मैंने यहाँ लिखा है प्राइमरी प्रोडक्शन और यहाँ लिखा है प्रोडक्टिविटी। मैं जब प्रोडक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ तो मुझे याद रखना है कि मैं अमाउंट ऑफ बायोमास के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। जब मैं प्रोडक्टिविटी के बारे में बात कर रहा हूँ तो मैं ये समझता हूँ कि प्रोडक्टिविटी अमाउंट ऑफ बायोमास पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज द प्रोडक्टिविटी। माइंड वेल, ठीक है। ये दोनों में फर्क है। हाँ बेटा बोलो सर। प्रोडक्टिविटी सर प्राइमरी प्रोडक्शन पर यूनिट टाइम है क्या? प्रोडक्टिविटी मतलब सर प्राइमरी प्रोडक्शन पर यूनिट टाइम नहीं, अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया इन अ गिवन स्टिपुलेटेड टाइम इज द प्रोडक्टिविटी, उसे मैं प्रोडक्टिविटी कहता हूँ, ठीक है। yes. मैं अभी डिफरेंस क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अभी मैं प्रोडक्टिविटी के दो तरीके बता रहा हूँ, दो चीजें अभी मैं हम लोग प्रोडक्टिविटी के बारे में बोलने वाले हैं, ठीक है। और वो जो है उसको हम लोग कहते हैं कि प्रोडक्टिविटी के बारे में, जैसे कि मैं आपको बता दूं, अगर प्रोडक्टिविटी अगर मैं प्रोड्यूसर्स के लेवल पे देखता हूं, प्रोड्यूसर्स के लेवल पे अगर कोई भी प्रोडक्टिविटी प्रोड्यूसर्स कर रहे हैं तो उसे मैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी या प्राइमरी प्रोडक्शन कह रहा हूं। ध्यान से समझो, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कह रहा हूं। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कब? जब बेटा जो भी अमाउंट ऑफ बायोमास पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोड्यूसर्स, मतलब ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, उसे मैं कहता हूं बेटा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। जब कौन करेगा? प्रोड्यूसर्स करेंगे। तो प्रोड्यूसर्स का अगर हाथ है बाय द वे ऑफ फोटोसिंथेसिस तो उसे मैं कहता हूं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सर इमेज अटक गया सर, दिख नहीं रहा बेटा? सर इमेज अटक गया था, अभी आ रहा है? इमेज हैंग हो गया था सर थोड़ी देर के लिए सर।
यस सर। हाँ। सर रिपीट करो एक बार ये डेफिनेशन। ये जो है मैंने अगर बताया कि जो प्राइमरी प्रोडक्शन है वो एक्चुअली प्राइमरी प्रोडक्शन, ये स्टेटमेंट हम लोग प्रोडक्शन अगर प्रोड्यूसर्स ने किया है, मतलब प्रोड्यूसर्स मतलब कौन, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, बाय द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस या समझ लो कीमोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस के मदद से अगर किसी ऑर्गेनिज्म में प्रोडक्शन किया है, पहली बार जो प्रोडक्शन किया है उसे हम लोग प्राइमरी प्रोडक्शन या प्राइमरी, उसके रेट को प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, बात बहुत सिंपल है, एवरीवन इज क्लियर। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी चीज है बेटा। अब हमें थोड़ा ध्यान से समझना है। सपोज बेटा हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे मैंने एक छोटा सा इसको मिटा दूं क्या? ठीक है, ये देखो प्रोडक्टिविटी को मैं वेट के फॉर्म में जब गिनता हूँ, WEIGST वेट के फॉर्म में गिनूंगा बेटा, तो वो आ जाता है ग्राम मीटर स्क्वायर पर ईयर, ऐसा लिखूंगा। मतलब एक साल में कितना वेट ऑफ बायोमास जमा हुआ, ये बेटा प्रोडक्टिविटी है। ठीक है, मैं जब सिर्फ ये बोलता हूं तो ये प्रोडक्शन है, समझो। ठीक है, या मैं बेटा एनर्जी के हिसाब से बात करूंगा, एनर्जी के हिसाब से अगर बात करता हूं तो इट शुड बी किलो कैलोरीज, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, पर ईयर। अगर मैं ये देखता हूं तो दिस इज, ठीक है, इसे मैं कहता हूं प्रोडक्टिविटी, उसे मैं प्रोडक्टिविटी कहता हूं। ठीक है ना, ये जो प्रोडक्टिविटी है, ये प्रोडक्टिविटी जो है इसके हम लोग दो टाइप देखते हैं। एक को हम लोग कहते बेटा GPP और दूसरे को हम लोग कहते बेटा NPP। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के दो टाइप है। GPP का फुल फॉर्म बेटा ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और एनपीपी का फुल फॉर्म बेटा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एज वेल एज व्हाट द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, ऐसे दो टाइप हो गए, है ना। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है कि किसी भी प्लांट ने एक समय में कितना टोटल अमाउंट ऑफ द बेटा बायोमास प्रोड्यूस किया, वो टोटल बायोमास जो है जितना भी बनाया गया उसने, ठीक है, सपोज एक साल के अंदर, ठीक है, हम लोगों ने मान लिया कि उन्होंने बेटा 10,000 किलो कैलोरीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ये जो हिसाब आ जाएगा, इतना उन्होंने बनाया टोटल, तो उसको मैं कहता हूँ ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। थोड़ा ध्यान से सुनना अभी। कोई भी प्लांट, कोई भी प्रोड्यूसर जो भी अमाउंट ऑफ बेटा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, वो क्यों प्रोड्यूस कर रहा है? क्योंकि उसे सरवाइव करना है। अगर उसे वो सरवाइव करना है तो वो क्या करेगा? प्रोडक्शन करता चला जाएगा। बट बेटा वो सरवाइव कर रहा है, इसका मतलब वो रेस्पिरेशन कर रहा है, और अगर वो रेस्पिरेशन कर रहा है और बेटा उसके मेटाबॉलिज्म से हीट का लॉस हो रहा है, मतलब उसने जितनी एनर्जी जमा की, जितना बायोमास जमा किया, वो बचेगा तो नहीं, वो खर्चा करेगा। ठीक है, तो याद रखते हैं कैसे। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब जितना एक्चुअली उसने प्रोड्यूस किया। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब हो जाता है बेटा GPP माइनस R। GPP माइनस R मतलब उसने जितना बनाया उसमें से बेटा जितना अपने रेस्पिरेशन के लिए, अपने सर्वाइव के लिए खर्चा कर दिया, यूज किया, कंज्यूम किया, उसको मैंने माइनस कर दिया। सिंपल है, उसको मैंने माइनस कर दिया। ये सीधा हिसाब है। किसी बिजनेसमैन ने बेटा 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, टोटल हो गया उसकी लागत बराबर है, तो उसका नेट प्रॉफिट कितना हुआ? नेट प्रॉफिट कितना हुआ? उसने उसके घर में बेटा उसने 10 लाख रुपए लागत लगाई, बट उसको मिले बेटा 20 लाख। कितना मिला? 20 लाख उसके गले में वापस आ गए। तो बेटा उसका नेट फायदा क्या हुआ? नेट फायदा हुआ कि उसने जितना कमाया, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जितना उसने कमाया और जितनी उसकी लागत लगी माइनस उसे कर देगा, तो मतलब फायदा कितना हुआ? 10 लाख का हुआ। तो यही सिंपल सी बात है बेटा। टोटल उसने जितना भी प्रोडक्शन किया है वो GPP है, बट
है ना। ये जीपीपी प्रोड्यूस करने के लिए उसे सरवाइव करना है, उसको रेस्पिरेशन करना है, उसका बेटा मेटाबॉलिज्म होगा तो हीट लॉस होगा, ठीक है। कुछ लोग मर भी जाएंगे तब तक 4-5 प्लांट। तो डेफिनेटली उस इकोसिस्टम का जीपीपी तो कभी दिखेगा ही नहीं, इट इज ऑलवेज एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो इसलिए नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू जीपीपी माइनस आर। आर का मतलब क्या है? रेस्पिरेटरी लॉस। आर का मतलब है रेस्पिरेटरी लॉस और द लॉस इन द फॉर्म ऑफ द हीट और डेथ, ठीक है, हीट और डेथ। ये सिंपल सी चीज है, आराम से समझी जा सकती है। आपको समझ में आ गया ये? बेटा ये प्लांट है, इस प्लांट ने फोटोसिंथेसिस शुरू कर दिया। अब फोटोसिंथेसिस शुरू किया तो इसने सपोज मान लेते बेटा 10,000 किलो जूल इतनी बेटा एनर्जी इसने जमा कर ली। 10,000 किलो जूल इतनी अगर इसने एनर्जी जमा की तो वो उसके लिए हो गया बेटा ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जीपीपी, ठीक है। ऑब्वियसली इसके पास जितनी एनर्जी आई है ये कहां से आई बेटा? इट इज टेकन फ्रॉम व्हाट? द सन, सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी से बेटा उसने वो एनर्जी पूरी की पूरी पा ली है। अब जब उसके पास उसमें सोलर एनर्जी मिली है, ठीक है, आपको तो पता है, आप जानते हो, ठीक है, कि ये जो सोलर एनर्जी इसने ट्रैप की है वो 10,000 किलो जूल है, बट ठीक है वो अपने आप को जिंदा रखने के लिए रेस्पिरेटरी लॉस करेगा। कितना करेगा पता है? 90% खुद यूज कर लेगा। जितना बनाया है उसका 90% बेटा खुद यूज कर लेगा, ठीक है। सपोज बेटा अगर है ना ये जो है इसको खाने वाला एक खरगोश है, ठीक है ना, इसको खाने वाला बेटा अगर ये खरगोश यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, और ये जो खरगोश है बेटा उसको खाने के लिए आया है, तो डेफिनेटली ये जितने भी प्लांट्स है इसमें से अगर 90% इसने यूज किया तो इसके पास तो सिर्फ 10% पास हुआ। और ये 10% जो पास हो रहा है, जो एक्चुअली अवेलेबल फॉर्म है, उसी को मैं एनपीपी कहता हूं, ठीक है। तो जो नेक्स्ट है इसमें नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में है ना, जो प्लांट से खरगोश के पास में गया है वो जो अमाउंट है दैट अमाउंट इज वेरी लेस, इट इज ओनली 10%, ठीक है। 10% जिसको हम लोग कहेंगे बेटा 1000 किलो जूल। अब बेटा थोड़ा ध्यान से याद रखना, क्या बेटा अगर हम लोग पालक पनीर खाएंगे और हमारी बॉडी काट के देखी जाएगी तो उसमें से पालक पनीर गिरेगा? नहीं, मसल्स निकलेंगे, ठीक है, या तो जो भी होगा वही है, ब्लड वगैरह सब। मतलब हमारे बॉडी में जब हम लोग किसी चीज को खाते हैं, है ना, तो बेटा वो किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जो खाया है वो हम अपने फॉर्म में, अपने मसल्स में, नर्वस टिश्यू में, ब्लड में, टिश्यूज में कन्वर्ट कर देते हैं, बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया? इसी को हम लोग कहते हैं बेटा दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? उसी को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। So the amount of organic matter actually produced at the level of consumers. Primary productivity क्या है? The amount of biomass produced at the level of producers. अभी secondary productivity क्या हो गई? कि the amount of the biomass actually transformed actually पहले से ही बनी थी, transformed, ठीक है, converted into the other form by the consumers is the secondary productivity। बिल्कुल सिंपल है ना। अब आप बेटा मान लो, अभी आप मान लेते हैं कि इसने जब ये खा लिया तो इसमें से 90% इसने यूज कर लिया, 90% इसने यूज कर लिया। अगर इसने 90% यूज कर लिया बेटा, और सपोज इसको खाने के लिए एक बहुत बड़ा अगर सांप आ गया, ठीक है, ये जो स्नेक है बेटा, ये अगर इसको खाना चाहता है, अगर ये खाना चाहता है, ठीक है, तो बिल्कुल डेफिनेटली हमें ये समझ में आना चाहिए कि इसके थ्रू 10% एनर्जी इसके पास गई, 10% ही गई क्योंकि 90% इसने यूज कर ली। इतनी गई 100 किलो जूल्स। अगर इतनी ये नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे गई है, ठीक है, ऑब्वियसली बेटा ये भी 90% खुद यूज करेगा, ठीक है।
सपोज बेटा इसको खाने वाला एक ईगल आ गया, है ना, अगर वो बेटा अगर इसको खाने के लिए आ गया तो डेफिनेटली हमें समझ में आना चाहिए कि इसके पास बेटा सिर्फ 10 किलो जूल तक एनर्जी जाएगी। क्यों? क्योंकि बेटा इसने इसको सिर्फ कितना पास किया बेटा, 10% पास किया। तो बेटा ये 10% लॉ है। 10% लॉ हमें ये समझाता है कि एक जन टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल में जो एनर्जी ट्रांसफर होती है, एनर्जी जो ट्रांसफर होती है वो सिर्फ 10% है, ठीक है। 90% हर एक टॉपिक लेवल अपने लिए ही कंज्यूम कर लेता है। माइंड वेल, ठीक है, आसान है ना। तो दैट इज द थिंग वी ऑल हैव टू रिमेम्बर, वी ऑल हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। बहुत आराम से बेटा हमको ये चीज समझनी पड़ेगी क्लियरली। अब मैंने एक पॉइंट कहा कि कंज्यूमर से, ये भी कंज्यूमर है, ये भी कंज्यूमर है, ये भी कंज्यूमर है, कंज्यूमर के लेवल पे जितना ऑर्गेनिक मैटर ट्रांसफॉर्म किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, उसे मैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहता हूँ। बात सिंपल है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहता हूँ, ठीक है। हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक कहती है, और ये बहुत साफ है, कि ट्रॉपिक लेवल्स बहुत ज्यादा नहीं हो सकते किसी फूड चेन में। क्यों? क्योंकि एनर्जी बेटा बहुत कम होती चली जा रही है। अब बहुत कम एनर्जी बचेगी तो उनको खाने वाले को मिलेगा क्या? कुछ नहीं, है ना। तो इसीलिए बेटा इसको हम लोग कहते हैं ना 10 किलो जूल हम लोगों को दिखा दे रहा। अब ये 10 किलो जूल बच गया और ये बेटा आगे दूसरे ने किसी इसको खाया तो बेटा उसके पास तो 1 किलो जूल जाएगा। तो ट्रॉपिक लेवल बहुत ज्यादा नहीं होती, they are limited. Why? Because this 10% law is there. Are you clear? Yes. है ना। अब बेटा इनको नाम भी देख सकते हैं, नामकरण करते हैं इनका। The tropic level at which the actually production is done, इनको हम लोग कहते हैं बेटा प्रोड्यूसर। अब प्रोड्यूसर को, खाने वाले को हम लोग कहते हैं बेटा प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर को बेटा खाने वाला हो जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर, और सेकेंडरी कंज्यूमर को खाने वाला हो जाएगा बेटा टर्शियरी कंज्यूमर, हो जाएगा टर्शियरी कंज्यूमर। सर टर्शियरी कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर को खाता है क्या? अगर प्राइमरी कंज्यूमर को उसने खाया तो वो सेकेंडरी कंज्यूमर ही कहलाएगा ना। यस। ठीक है, सो इट डिपेंड्स। अभी बेटा थोड़ा ध्यान से देखना, प्रोड्यूसर को तो हम लोग प्रोड्यूसर कहते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स आर कॉल्ड एज व्हाट? द हर्बिवोर्स। उनको हम लोग हर्बिवोर्स कहते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स आर द हर्बिवोर्स, ठीक है। बट सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर कॉल्ड एज व्हाट? द प्राइमरी कार्निवोर। सेकेंडरी कंज्यूमर जो है बेटा वो प्राइमरी कार्निवोर्स है, और टर्शियरी कंज्यूमर जो है बेटा वो सेकेंडरी कार्निवोर है। सिंपल है। तो लास्ट चीज जिसको हम लोग कहेंगे बेटा नेट प्रोडक्टिविटी। लास्ट चीज जिसे हम लोग कहेंगे बेटा नेट प्रोडक्टिविटी। नेट प्रोडक्टिविटी क्या है? इससे जो मिला इसमें गया, इससे मिला इसमें गया, इसमें गया, बट इकोसिस्टम में आखिरी में कुछ तो अमाउंट ऑफ बायोमास बचेगा, है ना। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तो खत्म हो गई, बची नेट प्रोडक्टिविटी।
नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से ही बेटा जो भी पास होगा आगे पास होता चला जा रहा है। बट हर ट्रॉपिक लेवल में कुछ अमाउंट ऑफ द बायोमास कंजर्व होगा, ठीक है, तो उसको हम लोग कहेंगे नेट प्रोडक्टिविटी ऑफ द इकोसिस्टम। उसे मैं नेट प्रोडक्टिविटी ऑफ द इकोसिस्टम कहता हूँ। इसका मतलब क्या, नेट प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू एनपी इज इक्वल टू एनपीपी माइनस कंज्यूम्ड एनर्जी बाय कंज्यूमर्स। तो बेटा इकोसिस्टम की नेट प्रोडक्टिविटी क्या हो गई, नेट प्रोडक्टिविटी वैल्यू एनपीपी गया, आगे पास तो एनपीपी हुआ, जीपीपी तो हुआ ही नहीं था, है ना। एनपीपी में से जो बचा, क्या बचेगा, कंज्यूमर्स ने जो चीज यूज नहीं की, कंज्यूमर्स ने जो चीज कंज्यूम नहीं की, यूज नहीं की, वही तो बचा, ठीक है। इसीलिए किसी भी इकोसिस्टम की नेट प्रोडक्टिविटी क्या होगी, एनपीपी माइनस कंज्यूम्ड एनर्जी बाय कंज्यूमर्स। सही है, मतलब बचेगा क्या, नॉन कंज्यूम्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट्स इट। प्रोडक्टिविटी वाला फंडा खत्म, ठीक है। इसके बाद सेकंड चीज आएगी डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का मतलब बेटा डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, डेट्रिटस। डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को हम लोग डेट्रिटस कहते हैं। इवन फीकल मैटर ऑफ द एनिमल्स इज कंसिडर्ड एज ए डेट्रिटस। So dead and decaying organic matter as well as what the fecal matter is considered as what the detritus, उसे कहते हैं detritus, ठीक है। तो डिकम्पोजर जो है अपना काम डेट्रिटस के ऊपर शुरू करते हैं। डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर as well as the fecal matter is the detritus। सर एबायोटिक थिंग्स का भी सर डिकम्पोजिशन होता है? एबायोटिक थिंग्स का कैसे डिकम्पोजिशन होगा बच्चा, लाइट तो टेम्परेचर, है ना। सर आपने सर फीकल मैटर बताया ना सर, तो फीकल मैटर इज नॉट एबायोटिक कंपोनेंट, नाउ इट इज एक्चुअली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। आपको समझ में नहीं आया, जो वर्ड यूज किया है वो वर्ड है डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक वर्ड है, ठीक है। yes. Dead and decaying organic matter and the fecal matter, fecal matter is the organic, और organic substances को ही break down करेंगे बेटा decomposers, सिंपल। तो डेट्रिटस को मतलब डिकम्पोजिशन के कुछ स्टेप है। सबसे पहला आता है बेटा फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन ये जो चीज है, फ्रेगमेंटेशन क्या है, फ्रेगमेंटेशन के केस में जो बड़े बड़े ऑर्गेनिक मैटर है, बड़े बड़े पार्टिकल्स है बेटा, उनको स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया जाता है। इसी प्रोसेस को मैं फ्रेगमेंटेशन कहता हूँ। अब इसमें रोल प्ले करते बेटा अर्थवर्म। अर्थवर्म जो है बेटा ये रोल प्ले करेगा, ठीक है। तो अर्थवर्म जैसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग डेट्रीटिवोर्स कहते हैं। जो डेट्रिटस को कंज्यूम करते हैं, ऑर्गेनिक बड़े बड़े पार्टिकल्स को स्मॉलर पार्टिकल में कन्वर्ट करते हैं, उनको हम लोग डेट्रिटिवोर कहते हैं, ठीक है। उनको हम लोग डेट्रिटिवोर कहते हैं, ठीक है। वो बड़े पार्टिकल्स को स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट कर देते हैं, उसी प्रोसेस को हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। सेकेंड इज द लीचिंग, ठीक है। अब ये लीचिंग वाला जो फंडा है फ्रेगमेंटेशन के बाद में, लीचिंग मतलब क्या, जब पानी गिरेगा, पानी के साथ में बेटा सोल्यूबल इनऑर्गेनिक
सोल्यूबल इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स का बेटा प्रेसिपिटेशन होता है, मतलब पानी जब बरसात का पानी जाएगा और वो पानी जमीन के अंदर बेटा अंदर 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 ग्रेविटी की तरफ मूव होता है, तो उसके साथ बेटा इनऑर्गेनिक मिनरल जो है डिसॉल्व होके वो भी बेटा अंदर चले जाते हैं। इसी को लीचिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? लीचिंग कहते हैं। ठीक है। सो द इनऑर्गेनिक वाटर, इनऑर्गेनिक मिनरल्स, इनऑर्गेनिक सॉल्ट, इनऑर्गेनिक आयंस बट सोल्यूबल, okay, will be passed away or passed inside the soil is called as what? The leaching। ठीक है। तीसरी चीज होती है बेटा थर्ड थिंग, जिसको हम लोग कहते हैं थर्ड थिंग इज व्हाट? द कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म, ठीक है। बैक्टीरिया, फंजाई, फ्लैजेलेट्स, ठीक है। ये जो है बैक्टीरिया, फंजाई, फ्लैजेलेट्स को अंडरलाइन कर, क्योंकि आपको डिकम्पोजिशन में ये दो तो या ऐसे ही याद आ जाएंगे, पर फ्लैजेलेट याद नहीं आएगा। ठीक है। बैक्टीरिया, फंजाई, फ्लैजेलेट जैसे ऑर्गेनिजम्स बेटा डिकम्पोजिशन करते हैं, कैटाबोलिज्म करते हैं। कैटाबोलिज्म करके ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं। बेटा ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में वो कन्वर्ट करते हैं, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को बेटा सॉइल में रिलीज करते हैं, और इसी चीज को हम लोग बेटा कहते हैं कैटाबोलिज्म। क्या कहते हैं बेटा? कैटाबोलिज्म। और माइंड वेल, कैटाबोलिज्म करने वाले माइक्रोब जो है बेटा वो एरोबिक होते हैं। क्या होते हैं? एरोबिक होते हैं। फोर्थ थिंग है, फोर्थ थिंग fourth thing is the humification. Humification, it is the accumulation of humification is the accumulation of the humus। ह्यूमस का जमा होना। अब ह्यूमस जो होता है वो एक डार्क ऑर्गेनिक मत लिखना, ठीक है, इसको लिखना एमॉर्फस और कोलॉइडल सब्सटेंस है। ह्यूमस, ठीक है। ह्यूमस इज एक्चुअली द डार्क एमॉर्फस और कोलाइडल सब्सटेंस है, डार्क कलर्ड होता है, एमॉर्फस सब्सटेंस है, ठीक है। ह्यूमस इज रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बेटा ह्यूमस को बहुत जल्दी जल्दी डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ह्यूमस का बेटा डिकम्पोजिशन जो होता है बहुत ही स्लो प्रोसेस है, ये याद रखना। ह्यूमस का जो डिकम्पोजिशन है इट इज वेरी स्लो। व्हाई? सॉलिड सब्सटेंस। अरे लिखा है यहाँ पे, दिमाग क्यों लगा रहा है? Because it is resistant to the microbial action। डिकम्पोजिशन माइक्रोब्स करेंगे और माइक्रोबियल एक्शन को ये रेजिस्ट करता है ना सर? ह्यूमस पार्शियल डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर है क्या सर? हाँ, ठीक है। तो रेजिस्टेंट टू द माइक्रोबियल एक्शन, ये हमें समझ में आना चाहिए, और वो धीरे धीरे बेटा डिकम्पोज किया जाता है, ठीक है। अब बेटा थोड़ा ध्यान से देखते हैं, लास्ट स्टेप है लास्ट स्टेप इज द मिनरलाइजेशन। लास्ट स्टेप बेटा मिनरलाइजेशन है। अब मिनरलाइजेशन के केस में अगर हम लोग देखें तो हमें समझ में आना चाहिए मिनरलाइजेशन मतलब
release of the inorganic substances, inorganic minerals, release of the inorganic minerals into the soil by the action of the microbes. कुछ माइक्रोब्स की एक्टिविटी की वजह से, ठीक है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस रिलीज होना, इसी प्रोसेस को मैं मिनरलाइजेशन कहता हूँ. बात सिंपल है, ठीक है, उसी प्रोसेस को बेटा मैं मिनरलाइजेशन कहता हूँ. दैट इज वेरी सिंपल थिंग. तो ये जो स्टेप्स है बेटा, इसमें से थोड़ा ध्यान से आपको ये हमेशा याद रखना है कि ये तीनों स्टेप, फ्रैगमेंटेशन, लीचिंग और कैटाबोलिज्म, ये तीनों स्टेप साइमल्टेनियसली होती है. आप ये नहीं बोल सकते कि पहले फ्रैगमेंट होता है फिर लीचिंग होता है, फिर ऐसा नहीं है. ये तीनों प्रेस एंड बाय हैंड रन होते हैं, ठीक है, साइमल्टेनियसली होते हैं. कोई पहला कोई दूसरा ऐसा नहीं होता, ठीक है. तो तीनों स्टेप, जो स्टेप्स है बेटा, वो 1 बाय 1 होते रहते हैं. ह्यूमस जो है ये एक एक्यूमुलेशन ऑफ द ह्यूमिफिकेशन है, एक्यूमुलेशन है, ठीक है. मतलब जो ऑर्गेनिक मैटर यहाँ से तोड़ा जा रहा है उसका जमाव करना और फिर उसके ऊपर धीरे धीरे मिनरलाइजेशन की एक्टिविटी होती रहती है. इसी को बेटा ये ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन उनके बाद के स्टेप्स है, ये हमें समझ में आना चाहिए. दैट्स इट, ठीक है. आर यू क्लियर? याद रखो, लीचिंग जो है ये नॉन बायोलॉजिकल प्रोसेस है, क्योंकि उसमें कोई माइक्रोब इन्वॉल्व नहीं है. लीचिंग इज ए नॉन बायोलॉजिकल प्रोसेस, क्योंकि पानी आएगा, पानी के साथ में इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस बेटा जमीन के अंदर धंसते चले जाएंगे. ये सारी प्रोसेस को हम लीचिंग कहते हैं. तो इसमें कोई बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म रोल प्ले नहीं कर रहा है. तो माइंड वेल, लीचिंग इज ए नॉन बायोलॉजिकल प्रोसेस. ओके, नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग डिकम्पोजिशन. बेटा डिकम्पोजिशन के ऊपर कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे? डिकम्पोजिशन के ऊपर कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे? पहला, केमिकल कंपोजिशन. अगर बेटा सब्सटेंस में लिग्निन है और काइटिन है तो डिकम्पोजिशन स्लो होगा, ठीक है. अगर बेटा केमिकल कोई भी डिग्रेडिंग सब्सटेंस में बेटा नाइट्रोजन का अमाउंट ज्यादा है, नाइट्रोजन है और सोल्यूबल शुगर मॉलिक्यूल्स है, वाटर सोल्यूबल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, तो बेटा ये जो होगा डिकम्पोजिशन का रेट फास्टर होगा. सिंपल है, ठीक है. लिग्निन और काइटिन जैसे सब्सटेंसेस है, सेल्यूलोज ज्यादा भरा पड़ा है, तो माइक्रोब को बड़ा थोड़ा समय लग जाता है डाइजेस्ट करने में. सर, हाँ बेटा. लिंग्विन और क्या होते हैं सर? अरे ये तो खतरनाक क्वेश्चन पूछा भाई तूने. क्या होता है लिग्निन? कभी सुना नहीं क्या लिग्निन? काइटिन सुना है? काइटिन कोई आइडिया नहीं? नो सर. फंगस का सेल वॉल कैसे बनता है? किससे बनता है? चीटिंग. ये जो तुम लोग देखते हो क्रैब वगैरह वगैरह, उनका जो एक्सोस्केलेटन होता है वो काइटिनियस सेल्स होता है, पता है? लिग्निन, जाइलम फ्लोएम से स्क्लेरेन्काइमा बनता है, तो सेल के वॉल के ऊपर लिग्निन डिपॉजिट होता है ना. तो ये सब्सटेंस बड़े टफ होते हैं. इलेवेंथ स्टैंडर्ड बराबर पढ़ा नहीं है ना, या तो 11th में ये सब कुछ है बेटा. ओके, हियर द थिंग इज एनवायरमेंटल फैक्टर्स और क्लाइमेटिक कंडीशन.
अभी जब एनवायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, तो बेटा थोड़ा याद रखना, वार्म एंड ह्यूमिड। अगर कंडीशन वार्म है, ह्यूमिड है, तो बेटा डिकम्पोजिशन का रेट फास्टर होगा, बहुत जल्दी जल्दी होता है। गर्मी होगी और मॉइस्चर ज़्यादा होगा तो बेटा डिकम्पोजिशन तेजी से होता है। अभी बरसात के दिनों में चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी खराब होती है, फंगस बहुत जल्दी जल्दी ग्रो होता है। गर्मी के दिनों में देखो दाल जल्दी खराब हो जाती है घर में, देखा है ना, है ना। इसका मतलब वार्म, ह्यूमिड एंड एरोबिक। देन कोल्ड कंडीशन, ठीक है, ड्राई कंडीशन एंड अनएरोबिक कंडीशन में बेटा ये जो डिकम्पोजिशन जो होता है बहुत स्लो होता है। हम लोग इसीलिए चीज़ों को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं ताकि चीज़ें सड़ न जाए, है ना। अनएरोबिक कंडीशन में, कोल्ड कंडीशन में, ड्राई कंडीशन में बेटा जो रेट होता है वो स्लो होता है। तीसरी चीज है बेटा एनर्जी फ्लो। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, बराबर है, ये स्टेटमेंट आपको पता है। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, एक्सेप्ट एक एक्सेप्शन है ना, डीप सी हाइड्रोथर्मल एनर्जी। मतलब जो बहुत ही डेप्थ में ओशन में बेटा 500, देखो लाइट जो होता है 500 मीटर तक पेनिट्रेट कर पाता है, समुद्र में, ओशन में 500 मीटर तक लाइट पेनिट्रेट कर पाता है। अब उसके नीचे तो गहरा अंधेरा है, पर वहां जीवन है, ऑर्गेनिजम्स है, तो वहां पे जो एनर्जी मिल रही है वो बेटा हाइड्रोथर्मल एनर्जी है। डीप सी हाइड्रोथर्मल एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स सन नहीं है, लाइट नहीं है, याद रखना। तो बेटा जब हम लोग सनलाइट के बारे में बात करते हैं तो जो भी फोटोसिंथेसिस के लिए अवेलेबल लाइट है उसको हम लोग पार कहते हैं, PAR। क्या फुल फॉर्म है पार का, बोलो। पार का फुल फॉर्म क्या है बच्चों? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। हाँ, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, ठीक है। जितना भी सन से एनर्जी आती है, वो जो सन से एनर्जी आती है बेटा, उसमें से जो पार का जो अमाउंट है जितना भी आता है, ठीक है, इट इज लेस देन 50%। इट इज लेस देन 50%, ठीक है, लेस देन 50%। अब आउट ऑफ दिस लेस देन 50%, 2 to 10% of energy is actually utilized by the producers for the photosynthesis, ठीक है। अभी ये किसने लिया बेटा एनर्जी? प्रोड्यूसर्स ने लिया। प्रोड्यूसर से किसके पास जाएगा? प्राइमरी कंज्यूमर के पास। प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर्स के पास, और सेकेंडरी कंज्यूमर से बेटा टर्शियरी कंज्यूमर के पास, और अल्टीमेटली बेटा ये लास्ट एनर्जी जो है लॉस हो जाएगी। लिया गया है इकोसिस्टम से, इकोसिस्टम को दिया जाएगा, ठीक है। तो याद रखना बेटा, इकोसिस्टम फॉलोज द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलो। Energy of system can neither be created nor be destroyed. अच्छा ये है। तो फिर फर्स्ट लॉ क्या है? This obeys the second law of thermodynamics, mind well. This obeys the second law of thermodynamics, but constant input of energy is always required. Constant input of energy is always required. जितना बेटा एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है उतना ही उनको एनर्जी लेना है,
एनर्जी जो है वो लेनी रहती रहनी है, तो दे नीड द कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट और वॉट एवर मे बी। ठीक है, बट एक चीज याद रखना जिसको मैं कहता हूं एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब होता है, एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ रैंडमनेस, डिसऑर्डरलीनेस, बराबर है। और हम लोग कहते हैं कि यूनिवर्स का डिसऑर्डरलीनेस इंक्रीज होता चला जा रहा है, दैट इज एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग ऑफ द यूनिवर्स। तो बेटा ये टेंडेंसी है कि किसी भी जगह पे किसी ऑर्गेनिज्म के मतलब किसी भी सब्सटेंस को जब हम लोग ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो उसका डिसऑर्डरलीनेस बढ़ता चला जाता है। सिंपल है, ये पता है ना, है ना। बट लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने एंट्रोपी को कभी भी बढ़ने नहीं देते, इसीलिए वो लिविंग है, याद रखना। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट अलाउ दी टू इंक्रीज द एंट्रोपी, दे कैन नॉट अलाउ दी टू इंक्रीज द डिसऑर्डरलीनेस, रिमेंबर। मतलब क्या बेटा कि वो अपने अंदर के एंट्रोपी को बढ़ने नहीं देंगे। ये इसकी एंट्रोपी तभी बढ़ेगी जब बेटा इसकी डेथ हो जाएगी, जब उसकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स है ये है बेटा वो प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में है, इसलिए वो अपनी एंट्रोपी को डिसऑर्डरनेस को बढ़ने नहीं देता है। दैट इज द थिंग, सिंपल थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू रिमेंबर। क्लियर? ठीक है, सो याद रखना इकोसिस्टम ओबेज द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बट दे नीड अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी टू सिंथेसाइज द मॉलिक्यूल्स दे रिक्वायर and to counteract the universal tendency towards increasing disorderliness। तो उनको दो चीजों के लिए बेटा, अपने अंदर के मॉलिक्यूल्स को बनाए रखने के लिए और एंट्रोपी के बढ़ने को, एंट्रोपी इंक्रीज को काउंटरैक्ट करने के लिए, रोकने के लिए बेटा कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी चाहिए। बट द फ्लो ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, प्रोड्यूसर से शुरू होगा तो इधर जाएगा, इधर से इधर और वापस, बट इट कैन नॉट रिवर्ट बैक, और वो भी कम कम होते चला जा रहा है। 10% लॉ आपको पहले ही बताया मैंने। आर यू क्लियर? फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल, इकोसिस्टम्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स फॉलो द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, दे काउंटर एक्ट द एंट्रोपी और द they cannot allow increase the disorderliness। खत्म बात। ठीक है, तो ये बात होगी बेटा, है ना। और एनर्जी अल्टीमेटली चली जा रही है 10%, इसलिए ट्रॉपिक लेवल्स जो होते हैं, ट्रॉपिक लेवल जो होते हैं बेटा, वो जितने भी ट्रॉपिक लेवल्स है दे आर एक्चुअली, ट्रॉपिक लेवल्स आर एक्चुअली, ठीक है, हाउ are very less, very limited, क्योंकि amount of energy transferred is very less। Sure, one tropic levels to another tropic levels 10% जा रहा है तो आखिरी के tropic levels को कुछ मिलेगा ही नहीं। तो are you clear about the energy transfer, flow of energy? अब बहुत important point बोलने वाले बेटा, ध्यान से सुनना, जो एग्जाम के लिए बहुत important है नीट के हिसाब से। हम लोग बात करते हैं दो फूड चेन की। दो फूड चेन है, एक को हम लोग कहते हैं बेटा ग्रेजिंग फूड चेन GFC, और दूसरा है बेटा डेट्रिटस फूड चेन DFC। grazing food chain GFC and what the detritus food chain DFC। तो आपको याद रखना है कि एक्वेटिक इकोसिस्टम में ज्यादा से ज्यादा एनर्जी का चैनलिंग जो होता है, एनर्जी ट्रांसफर होता है बेटा, वो ग्रेजिंग फूड चेन से होता है। ठीक है,
मतलब एनर्जी ट्रांसफर के हिसाब से देखोगे तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में जीएफसी इज गुड, जीएफसी इज बेटर देन द डीएफसी. बट when we talk about the terrestrial ecosystem, the DFC is better efficient than the GFC with respect to the energy flow. अब ये क्वेश्चन आएगा, उसको सही से लिखना. मतलब उसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ये फुटबॉल क्लब है GFC, गोवा फुटबॉल क्लब और डेक्कन फुटबॉल क्लब. मैच अगर पानी में हुई तो गोवा फुटबॉल क्लब जीतेगा, और मैच अगर बेटा जमीन पे हुई तो बेटा डेक्कन फुटबॉल क्लब जीतेगा. याद रखना, ठीक है. सो देयर एनर्जी कंड्यूट चैनलिंग, एनर्जी चैनलिंग इज एक्चुअली ग्रेटर. ठीक है, समझ गए? ओके. अभी ये हम लोग बात करते हैं बेटा कि ये जीएफसी और डीएफसी कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं. मतलब हम लोग ये नहीं कह सकते कि ग्रेजिंग फूड चेन से डिकम्पोजर्स हमेशा अलग रहेंगे. याद रखो, इसीलिए हम लोग जाने बेटा कि फूड चेन ये कंसेप्ट एक्चुअली वेग कंसेप्ट है, ये एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता. फूड चेन ये कंसेप्ट एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता. जो कंसेप्ट एक्चुअली एग्जिस्ट करता है एनवायरनमेंट पे उसे कहते हैं बेटा फूड वेब. उसे हम लोग कहते हैं फूड वेब. ठीक है, याद रखें. फूड चेन जो है बेटा एग्जिस्ट नहीं करता, फूड वेब जो है बेटा, फूड वेब ये चीज एग्जिस्ट करती है. मतलब अगर हम लोग माने कि बेटा यहाँ पे ग्रास है, ठीक है, इस ग्रास को बेटा ये खरगोश खा रहा है, बट माइंड वेल बेटा उस घास को, उसी घास को उसी वक्त बेटा, उसी वक्त ये एक बैल भी खा रहा है, ये हमें समझ में आना चाहिए. ठीक है, एक बैल बेटा उसको खा रहा है, ये हमें समझ में आना चाहिए. दैट इज द पॉइंट यू हैव टू रिमेम्बर. नाउ द टाइगर, ओके, द टाइगर कैन आल्सो ईट, द टाइगर कैन आल्सो ईट दिस वन. ठीक है, इसको खा सकता है या तो बेटा इसे खा सकता है. बट एट द सेम टाइम दिस कैन बी ईट बाय द स्नेक. स्नेक को बेटा ये बर्ड खा रहा है, ईगल या कोई बर्ड स्नेक खा रहा है, एंड एट द सेम टाइम टाइगर इज ईटिंग दैट वन. सो यू नो देयर इज एक्चुअली नो फूड चेन एग्जिस्टिंग, इट इज द फूड वेब. एंड सबसे अल्टीमेट चीज है कि ये सब लोग मरेंगे तो डिकम्पोजर डिकम्पोज करेंगे. सही बात है, जो भी मरेगा, जिसकी भी डेड रिमेनेंट्स रहेंगे उसको बेटा डिकम्पोजर डिकम्पोज करते रहते हैं. सो सिंपल थिंग है. तो एक्चुअली फूड चेन ये हमें समझने के लिए है. नेचुरली बेटा फूड चेन जैसा कोई कंसेप्ट एग्जिस्ट करता नहीं है, ये हमें समझ में आना चाहिए. पक्का? ठीक है. इकोलॉजिकल पिरामिड्स. इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में जब हम लोग बात करें बेटा, इकोलॉजिकल पिरामिड्स, तो व्हेन वी टॉक अबाउट द इकोलॉजिकल पिरामिड, हमें ये याद रखना पड़ेगा कि पिरामिड्स आर एक्चुअली द अरेंजमेंट्स ऑफ द ट्रॉपिक लेवल्स. पिरामिड्स आर द अरेंजमेंट्स ऑफ द ट्रॉपिक लेवल्स. ठीक है, ये सिर्फ बेटा एक अरेंजमेंट है, of trophic level. Trophic level is a functional level. अब इसका मतलब क्या हो गया? ट्रॉपिक लेवल इज ए फंक्शनल लेवल. फंक्शनल लेवल है मतलब मैं खरगोश को ट्रॉपिक लेवल कंसिडर नहीं करता, मैं ऑल हर्बेशियस ऑर्गेनिजम्स को ट्रॉपिक लेवल कंसिडर करता हूँ. माइंड वेल, तो किसी एक स्पीसीज को मैं ट्रॉपिक लेवल कंसिडर नहीं करता. मैंने जब कहा प्राइमरी कंज्यूमर, तो उसमें खरगोश भी आ गया, डियर भी आ गया, और जितने भी बेटा घास फूस खाने वाले ऑर्गेनिज्म है सारे हर्बीवोर्स आ गए. माइंड वेल,
उस इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स को खाने वाले सारे आगे किसी स्पीसीज स्पेसिफिक ट्रॉपिक लेवल नहीं होता, ये हमें समझ में आना चाहिए। दूसरी चीज है बेटा, ये हमेशा याद रखो कि एक ही ऑर्गेनिज्म एक साथ दो ट्रॉपिक लेवल में रह सकता है। फॉर एग्जाम्पल बेटा, अगर ये छोटी सी अगर हम लोगों ने चिड़िया देखी, ठीक है, तो इस बेटा स्पैरो के केस में स्पैरो जो है बेटा वो ग्रेन्स खा सकती है। अब बेटा ग्रेन्स मतलब प्रोड्यूसर से आया तो एट दैट लेवल इट इज अ प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। बट एट द सेम टाइम यही स्पैरो बेटा जो भी लार्वी होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है, उनको भी अगर खा रही है तो बेटा उसी वक्त यही बेटा स्पैरो जो है वो सेकेंडरी कंज्यूमर के लेवल पे है, ये हमें समझ में आना चाहिए। क्लियर है? तो ट्रॉपिक लेवल में कोई स्पीसीज कंसीडर नहीं करना है। ट्रॉपिक लेवल मतलब एक फंक्शनल लेवल है, समझ रहे हैं आप? ठीक है, इज इट क्लियर है ना? तो ये बेटा ध्यान से समझना। अभी इकोलॉजिकल पिरामिड जो है तीन प्रकार के हैं। एक होता है बेटा इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ नंबर, दूसरा होता है इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ बायोमास, और तीसरी चीज होती है बेटा इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ एनर्जी। ठीक है, पहली चीज तो देखते हैं बेटा कि हमेशा एक बेटा अगर हम लोग पीरियड निकाल लेते हैं पिरामिड, तो हमेशा द नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स number of the producers is always greater than the number of the primary consumers and then secondary consumer and then tertiary consumer। तो एक हमें बेटा ऐसा अपराइट पिरामिड मिलेगा नंबर का, है ना? The number of producers is greater than number of primary consumers, primary consumers is greater than secondary consumers and then tertiary consumers। मतलब नंबर बेटा डिक्रीज होता चला जा रहा है। सो दिस इज एन अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर, अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर। अभी एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा गिव एन एग्जांपल ऑफ द इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर। इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर का हम लोग एग्जांपल देख रहे हैं। एक बेटा छोटा सा सिंगल ट्री है, एक पेड़ है, तो प्रोड्यूसर का नंबर कितना हुआ? 1। बट इस पेड़ के ऊपर बेटा 1000 इंसेक्ट्स रहते हैं जो इस पेड़ के पत्तों को खाते हैं, लीव्स को खाते हैं, मतलब नंबर बढ़ा। ठीक है, इनको खाने वाले बर्ड्स जो है बहुत काफी मात्रा में है। इन बर्ड्स को खाने वाले दूसरे बड़े बर्ड्स बेटा और काफी मात्रा में है। बट अगर मैं इसका पिरामिड ड्रॉ करूंगा तो इस तरह से ये मुझे नजर आएगा। द थिंग इज लाइक दिस, एक सिंगल ट्री है, नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स इज लेस, बट प्रोड्यूसर से ज्यादा बेटा प्राइमरी कंज्यूमर्स का नंबर ज्यादा है, इसीलिए इस पिरामिड को मैं इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर कहता हूं। दैट इज द पॉइंट। ठीक है, तो आपको इन्वर्टेड पिरामिड का एग्जांपल पूछेंगे, आपको एग्जांपल देना है अ सिंगल ट्री एंड लॉट ऑफ इंसेक्ट्स फीडिंग ऑन दैट सिंगल ट्री। दैट इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ द इन्वर्टेड पिरामिड। हो गया, ठीक है सर। ये सब बायोमास के रिस्पेक्ट में है क्या? क्या बेटा? फिर से बोल। सर ये सब क्वांटिटी के हिसाब से है क्या? सर ये वाला नंबर के बारे में बात हो रही है। एक पेड़ मतलब क्या? नंबर, पहला पॉइंट है। सर इन्वर्टेड पिरामिड मतलब तो सर उल्टा ट्रायंगल होना चाहिए। इन्वर्टेड पिरामिड का एग्जाम्पल है सिंगल ट्री। अब मैंने सिंगल ट्री को ऐसे दिखाया, ठीक है। डायग्राम जो है बेटा बनाई जाती है ऐसे, ये एक लेवल, उसके ऊपर दूसरा एक लेवल, तीसरा एक लेवल, चौथा, ये है, ठीक है, ये है पिरामिड। ठीक, इन्वर्टेड पिरामिड बनेगा मतलब एक ही यहाँ पे सिंगल ट्री मुझे दिखाई दे रहा है। दैट्स इट, हो गया। पक्का ना? दूसरा आता है बेटा बायोमास।
बायोमास को हम लोग मेजर करते हैं फ्रेश वेट और ड्राई वेट। फ्रेश वेट और द ड्राई वेट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, एनसीईआरटी में लिखा है कि इट कैन बी मेजर्ड एज ए फ्रेश वेटर और ड्राई वेट, बट इन अ ड्राई वेट फॉर्म इट इज मेजर्ड एक्यूरेटली। थोड़ा ध्यान से समझो, बायोमास इज मोर एक्यूरेटली मेजर्ड इन फॉर्म ऑफ द ड्राई वेट। पक्का है ना? तो बेटा वही सेम फंडा है कि प्रोड्यूसर्स का बायोमास ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द प्राइमरी कंज्यूमर्स का। प्राइमरी कंज्यूमर्स का बायोमास ज्यादा होता है सेकेंडरी कंज्यूमर से, सेकेंडरी कंज्यूमर्स का बायोमास ज्यादा होता है टर्शियरी कंज्यूमर से। मतलब बायोमास का पिरामिड हमेशा अपराइट होगा, सिंपल है। उसके लिए एक एक्सेप्शन है, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ द बायोमास का एग्जांपल क्या है? इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ द बायोमास का एग्जांपल क्या है? ओशन। ओशन इज द एग्जांपल ऑफ द इन्वर्टेड पिरामिड। फाइटोप्लैंक्टन का बायोमास इज लेसर देन द ज़ूप्लैंक्टन, और ज़ूप्लैंक्टन का जो बायोमास होता है बेटा इट इज लेस देन द फिश। ठीक है, तो ओशंस के केस में फाइटोप्लैंक्टन का जो बायोमास होता है, नंबर नहीं है, नंबर ज्यादा होता है। फाइटोप्लैंक्टन का नंबर ज्यादा है बट बायोमास कम है, पानी ज्यादा उनके अंदर। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन का बेटा बायोमास कम हो जाता है एज कंपेयर टू द ज़ूप्लैंक्टन, और ज़ूप्लैंक्टन का बेटा बायोमास लेस है एज कंपेयर टू द फिशेस, स्मॉल फिशेस। तो this shows the inverted pyramid of the biomass। मतलब हम लोग ऐसा ड्रॉ करेंगे, ये रहे फाइटोप्लैंक्टन, उनसे ज्यादा बेटा नंबर मुझे दिखाई देगा ज़ूप्लैंक्टन का, और बेटा उनसे ज्यादा नंबर मुझे बायोमास मुझे नजर आएगा बेटा फिशेस का। तो अगर मैं देख रहा हूं तो ये जो पिरामिड है, दिस पिरामिड इज इन्वर्टेड पिरामिड। ये इन्वर्टेड पिरामिड है। क्यों इन्वर्टेड पिरामिड है? क्योंकि बायोमास जो है बढ़ता चला जा रहा है। तो बेटा दो चीजें एग्जामिनेशन के लिए याद रखो, पिरामिड का नंबर का पिरामिड हमेशा बेटा अपराइट होता है। एक ही एग्जांपल है जिसमें इन्वर्टेड पिरामिड दिखाई देता है, और वो है बेटा सिंगल ट्री। ऑन दैट ट्री देयर आर लॉट ऑफ इंसेक्ट्स, नंबर वाला। फिर दूसरा बायोमास की बात आती है। बायोमास के केस में भी इन केस ऑफ द बायोमास the pyramid of the biomass is always upright, but in case of the oceans, phytoplankton, zooplankton and fishes, the pyramid of biomass is inverted। तो inverted biomass का pyramid और inverted number का pyramid, ये दो के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। Okay, now there is a third pyramid and that is the pyramid of energy। बराबर है, दो हो गए ना, दो के बारे में बात की, नंबर और बायोमास के। पिरामिड ऑफ एनर्जी, ये हमेशा याद रखना, कितनी बार तो क्वेश्चन आता है, पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, इट इज नेवर इन्वर्टेड। क्यों बताओ? कहीं का भी पिरामिड बेटा इन्वर्टेड हो ही नहीं सकता, इट इज ऑलवेज अपराइट। कैसे Sir, as it goes from primary consumer to tertiary consumer, energy decreases। बिल्कुल वही तो 10% लॉस, सीधा बोलना था ना, इतना लंबा स्टेटमेंट मार रहा है तो, है ना। 10% लॉ जो है उसके हिसाब से देखा जाए तो ऑलवेज इट शुड बी अपराइट, याद रखना, है ना। सो नेवर एंड नेवर द एनर्जी पिरामिड इज नेवर इन्वर्टेड, इट इज ऑलवेज अपराइट, दैट यू हैव टू रिमेंबर, दैट्स इट। बेटा पिरामिड का कंसेप्ट सही नहीं है। क्यों? क्योंकि सबसे बेस्ट बात ये है, पहला पॉइंट, पिरामिड के कंसेप्ट के अगेंस्ट ये कंसेप्ट सही नहीं। क्यों? क्योंकि फूड चेन के ऊपर वो डिपेंड है, और फूड चेन एक्चुअली नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता। पहला इसका फेल्योर ये है। दूसरा,
पिरामिड में कहीं पे भी बेटा डिकम्पोजर्स की जगह नहीं है। पिरामिड्स में डिकम्पोजर्स के लिए कोई भी जगह नहीं है। आप देखो कोई भी पिरामिड जो है उसमें डिकम्पोजर के लिए कोई जगह आपको दिखाई देती है क्या? देयर इज नो प्लेस फॉर द डिकम्पोजर्स। ये दूसरा पॉइंट है, ठीक है। और एक तीसरा पॉइंट जिसका मैंने पहले ही आपको स्पैरो वाला एग्जांपल दिया है कि उसको ये समझ में नहीं आता है कि एक ही स्पीसीज दो ट्रॉपिक लेवल में एक साथ बिलोंग करता है, ठीक है। तो दीज थ्री थिंग्स आर देयर, ये तीन चीजें हैं, ठीक है। ये तीन चीजें हमें बताते हैं कि ये पिरामिड वाला जो कंसेप्ट है या जो भी फूड चेन वाला कंसेप्ट है थोड़ा सा वेग कंसेप्ट है, ठीक है। एक टर्म मैं आपको बता देता हूँ जो बार बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, वो होता है बेटा स्टैंडिंग क्रॉप। ठीक है, स्टैंडिंग क्रॉप क्या मतलब है भाई स्टैंडिंग क्रॉप का? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्टैंडिंग क्रॉप? ये आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो क्या आप मुझे बता सकते हो स्टैंडिंग क्रॉप का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्टैंडिंग क्रॉप? बोलो। ईच ट्रॉपिक लेवल हैज ए सर्टेन मास। लिखो, each tropic level has a certain mass of living material. Each tropic level has a certain mass of living material at a particular time called as a standing crop. अभी सपोज बेटा हम लोग बात कर रहे हैं कि जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने लिखा फाइटोप्लैंक्टन। द स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन इज ऑलवेज लेस देन द स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ द जूप्लैंक्टन। मतलब क्या? द बायोमास ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन इज लेसर देन द बायोमास ऑफ द जूप्लैंक्टन। तो याद रखो, स्टैंडिंग क्रॉप इज मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ द बायोमास, अवेलेबल बायोमास। मतलब अगर हम लोग बात करें, एक गार्डन में हम लोग खड़े हैं और हम देख रहे हैं कि एक खरगोश वहां पे खेल रहा है, ठीक है। खरगोश जो है बेटा बहुत सारे जितने भी प्लांट्स हैं छोटे छोटे उनको देख रहा है। तो इसका मतलब खरगोश को खाने के लिए अवेलेबल बहुत सारे प्लांट अवेलेबल है, लिविंग मटेरियल एग्जिस्ट करता है, उसे मैं खरगोश का स्टैंडिंग क्रॉप कहूँगा, ठीक है। अब वो जो आदमी खरगोश को देख रहा है, 4-5 खरगोश है उनको देख रहा है, तो उसको खाने की इच्छा हो रही है, वो खरगोश को मार के खाने की कोशिश करेगा वो इंडिविजुअल। तो ऑब्वियसली बेटा वो सारे के सारे खरगोश जितना बायोमास वो है, दैट इज एक्चुअली द स्टैंडिंग क्रॉप फॉर दैट ह्यूमन बीइंग, ठीक है। और सपोज बेटा उस ह्यूमन बीइंग के पीछे एक बहुत बड़ा सा शेर खड़ा है, ठीक है, और वो भी जीवली चाट रहा है कि इस आदमी को मैं खाऊंगा, तो दैट ह्यूमन इज आल्सो एक्चुअली द स्टैंडिंग क्रॉप फॉर द लायन। बट हर एक लेवल को मैं ट्रॉपिक लेवल से जोड़ता हूँ, तो लिविंग मटेरियल प्रेजेंट एट अ पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल इज द स्टैंडिंग क्रॉप, दैट्स इट, ठीक है। उस वक्त उस जगह पे कितने जीवित चीजें हैं, लिविंग सब्सटेंसेस है, ओके, that is actually considered as what the standing crop. Available biomass for the next tropic level is the standing crop. Available biomass for the next tropic level is called the standing crop. सादी सी बात है, सिंपल, समझ गए बच्चा? ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट है बेटा इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन को हम लोग समझ ले, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। सपोज हम लोग गेस करते हैं कि हमारे पास एक ऐसी जगह है
है ना, बिल्कुल सूखी बंजर जगह, बिल्कुल पथरीली रॉकी सरफेस, ठीक है, वहाँ पे एक भी प्लांट नहीं है आज। तो सबसे पहले क्या होगा ना, उस जगह पे लाइकेंस जो होते हैं वो सबसे पहले पहुंच जाएंगे, ठीक है, और ये लाइकेंस जाके पहुंचने के बाद में वहाँ बेटा वो ग्रो होना शुरू हो जाएंगे। वो ग्रो होना शुरू होंगे और धीरे धीरे बेटा वहाँ पे थोड़ा थोड़ा सॉइल फॉर्मेशन करेंगे, खुद मरेंगे, वहाँ थोड़ा ह्यूमस बनाएंगे और सॉइल का फॉर्मेशन शुरू कर देंगे। तो कुछ सालों तक वही ग्रो होते रहेंगे, फिर थोड़ी सी एक लेयर बन जाएगी सॉइल की, उसके ऊपर छोटे से ब्रायोफाइट मॉसेस, उनको रिप्लेस करके मॉसेस वहाँ पे अपना ग्रो होना शुरू हो जाएंगे। मॉसेस जब ग्रो होना शुरू हो जाएंगे तो और बेटा वो जल्दी जल्दी सॉइल फॉर्मेशन की प्रोसेस को और बढ़ावा देंगे। तो ऐसे करते करते एक दिन मॉसेस को रिप्लेस करके छोटे प्लांट्स को रिप्लेस करके बड़े प्लांट और बड़े प्लांट को रिप्लेस करके एक दिन वहाँ पे एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट खड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को बेटा हम लोग इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं, बहुत सिंपल है। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन एक नेचुरल प्रोसेस है, सीक्वेंशियल प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है, ठीक है, स्लो प्रोसेस ऑफ चेंजेस इन वेजिटेशन। तो बेटा किसी भी जगह पे जो स्पीसीज पहली बार जाती है उसे हम लोग पायोनियर स्पीसीज कहते हैं। जहां पे भी पहली बार जिसने कदम रखा वो पायोनियर स्पीसीज है। जैसे लाइकेन का भी मैंने एग्जांपल बताया, तो पायोनियर स्पीसीज वो हो गया। ये पायोनियर स्पीसीज बदलते 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 एक दिन वहां पे एक ऐसा सिस्टम खड़ा हो जाएगा जो बदलेगा नहीं, वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, एनवायरनमेंट के साथ में चेंज नहीं होगा। ऐसे सिस्टम्स को बेटा मैं कहता हूं क्लाइमैक्स कम्युनिटी। ऐसे सिस्टम को मैं क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहता हूं। मतलब पायोनियर स्पीसीज से शुरुआत होकर के बेटा अंततः ये क्लाइमैक्स कम्युनिटी बन जाती है। तो द प्रोसेस एक्चुअली द साइमल्टेनियस चेंजेस in the communities, in the vegetations from the pioneer species to the climax community is called as what? The seer. इन sequential changes को, total sequential changes को हम लोग seer कहते हैं। मतलब pioneer species से लेकर के climax community पहुंचने के लिए जितने भी total sequential changes होते हैं उन सबको मैं seer कहता हूँ। सिंपल है, ठीक है। इस शेयर में जितने भी स्टेप्स आएंगे, एक एक सिंगल स्टेज को, सिंगल स्टेज, ये एक स्टेज आएगी, उसके बाद दूसरी आएगी, फिर तीसरी आएगी, चौथी आएगी, तो ऐसे एक एक सिंगल स्टेज को बेटा हम लोग सीरल स्टेज कहते हैं। उसे हम लोग सीरल स्टेज कहते हैं। बात सिंपल है, ठीक है। इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, इट विल टेक टाइम। ऐसा एक दिन में नहीं हो जाएगा, ठीक है। It will take time. That means that what the pioneer species will change into the climax community. ठीक है, one day. अब climax community जो होता है बेटा हमेशा बेटा equilibrium में है। Climax community is the community which is actually in the perfect equilibrium with the environment. मतलब अब environment ज़्यादा बदलेगा नहीं, तब तक ये भी नहीं change होगा, ये भी constant है। अभी तक सब बदल रहा था, एक एक सीरल स्टेज आ रही थी, ये फाइनल सीरल स्टेज है क्लाइमैक्स कम्युनिटी, ठीक है। अब बेटा हमेशा याद रखना कि जैसे जैसे आगे आगे क्लाइमैक्स कम्युनिटी बढ़ेगी वैसे वैसे बेटा डाइवर्सिटी बढ़ती चली जाती है, डाइवर्सिटी इंक्रीज होती चली जाती है, ठीक है। उस जगह पे कितना टेम्परेचर है, कितना वाटर का अमाउंट है, ये सारी चीजें डिटरमाइन करेंगे बेटा कि किस वक्त कौन सी सीरल स्टेज प्रेजेंट है। ध्यान से याद रखो। द पैटर्न ऑफ द सीआर, द पैटर्न ऑफ द सीरोलॉजिकल चेंजेस, ठीक है, इज एक्चुअली डिटरमाइंड बाय द टेम्परेचर एंड द अवेलेबल वाटर। पक्का समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आपको सीरल स्टेज समझ में आया, सीयर समझ में आया, क्लाइमैक्स कम्युनिटी और पायोनियर स्पीसीज, पक्का है ना। टोटल पूरे प्रोग्रेस को हम लोग सीयर कहते हैं, एक एक स्टेज को सीरल स्टेज कहते हैं। श्योर, ओके। तो बेटा दो टाइप के सक्सेशन है,
इकोलॉजिकल सक्सेशन दो टाइप के, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। कौन से दो टाइप है? एक को हम लोग कहते हैं बेटा प्राइमरी इकोलॉजिकल सक्सेशन और दूसरे को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी। Primary ecological succession as well as what the secondary ecological succession। Primary ecological succession का मतलब ये है कि परफेक्टली एकदम नए जगह पे न्यू लैंड के ऊपर बेटा अगर वो सक्सेशन शुरू करते हैं तो बेटा उसे हम लोग प्राइमरी सक्सेशन कहते हैं। जैसे बेयर रॉक्स के ऊपर अगर शुरू कर दिया, या तो अभी अभी ठंडा हुआ मैग्मा है ना, जो वोल्केनिक इरप्शन से निकला हुआ अभी भी ठंडा हुआ मैग्मा है, ठीक, तो उसे हम लोग बेटा प्राइमरी सक्सेशन कहते हैं। जहाँ पहले कुछ वेजिटेशन नहीं था वहां पे अगर सक्सेशन शुरू हो जाए तो उसे मैं प्राइमरी सक्सेशन कहता हूँ। ठीक है। सेकेंडरी सक्सेशन क्या है? जहां बेटा पहले वेजिटेशन था वहां डिफॉरेस्टेशन हो गया, फ्लड सिचुएशन आ गई, बराबर है, फ्लड आया, खत्म हो गया सब कुछ, डिफॉरेस्टेशन हो गया, या बेटा फायर लग गया था, वनवा लग गया था, ऐसी जगह पे अगर सक्सेशन शुरू होता है तो उसे मैं सेकेंडरी सक्सेशन कहता हूँ, है ना। जहाँ पहले फॉरेस्ट था वहां से हटा दिया गया, फिर से अगर वहां पे अगर वो शुरू कर रहा है, दैट इज व्हाट द सेकेंडरी सक्सेशन। अब इससे मुझे एक चीज बड़ी ध्यान से समझ में आती है कि सेकेंडरी सक्सेशन इज फास्टर देन प्राइमरी सक्सेशन, बराबर है ना। सेकेंडरी सक्सेशन का जो रेट है वो फास्टर होगा क्योंकि उसके पास पहले ही सॉइल वगैरह सब बना पड़ा है। न्यू जगह पे अगर ये सब करना चाहते तो सॉइल बनाना पड़ेगा, पेडोजेनेसिस होगा, सब कुछ होगा, बात सही है ना। नए जगह पे, और बेटा जो पहले डिफॉरेस्टेड एरिया है, फ्लड आके चला गया तो वहां तो सॉइल है, वहां सॉइल वाइल नहीं बनाना है, इसलिए द रेट ऑफ द सेकेंडरी सक्सेशन इज ऑलवेज फास्टर देन द प्राइमरी सक्सेशन। सिंपल, क्लियर है बेटा। देयर आर टाइप्स अकॉर्डिंग टू द प्लेस हैबिटेट, वो कहाँ पे सक्सेशन हो रहा है उसके टाइप है। जैसा कि हाइड्रार्च, इसे मैं हाइड्रार्च कहता हूं। ठीक है, हाइड्रार्च मतलब क्या? सक्सेशन स्टार्ट होगा हाइड्रिक कंडीशन में, पानी में, and it will lead to the mesic condition। मेसिक मतलब फॉरेस्ट, ठीक है। फॉरेस्ट का मतलब, मेसिक का मतलब इट इज नॉट टू ड्राई, इट इज नॉट टू वेट, बहुत सूखा भी नहीं है, बहुत ज्यादा पानी भी नहीं है वहां पे। तो मेसिक मतलब मिडल सिचुएशन, इक्विलिब्रियम, जिसको हम लोग क्लाइमैक्स कम्युनिटी भी कहते हैं। तो वो हाइड्रिक से स्टार्ट करके मेसिक पे चला जाएगा, ठीक है। हाइड्रिक के कंडीशन में पायोनियर स्पीसीज जो होगी वो होंगे बेटा फाइटोप्लैंक्टन, और दूसरा होता है बेटा जेरार्च। जेरार्च मतलब बेटा जेरिक से शुरू होगा और अंतिम में पहुंच जाएगा मेसिक कंडीशन में, मतलब ड्राई डेजर्ट रॉक के ऊपर बेटा वो शुरू होगा एंड इट विल रीच टू द मेसिक कंडीशन। It will start from the xeric condition, reach to the mesic condition। ठीक है, जेरिक से शुरू होकर के मेसिक पे जाएगा। और सर मेसिक कंडीशन सर इक्विलिब्रियम है क्या? हाँ, मेसिक कंडीशन मतलब इक्विलिब्रियम ही तो है। इट इज नॉट टू ड्राई, नॉट टू वेट, है ना। पायोनियर स्पीसीज जिरार्च में होगा लाइकेन,
है ना। मतलब इसके सिचुएशन समझो बेटा, लाइकेन से शुरू होगा, इसको रिप्लेस करेंगे बेटा ब्रायोफाइट्स, है ना। ब्रायोफाइट्स को रिप्लेस करेंगे बेटा बहुत सारे इंटरमीडिएट प्लांट्स, एंड देन इट विल रिलीज, इट इज बी रिप्लेस बाय द फाइनल थिंग मेसिक कंडीशन मेसोफाइट। मतलब मेसिक कंडीशन में जो प्लांट्स मिलेंगे वो मेसोफाइट है। लाइकेन, ब्रायोफाइट्स, बहुत सारे इंटरमीडिएट प्लांट्स, एंड देन मेसोफाइट। बट रिमेंबर बेटा, जैसे जैसे प्लांट्स बदलेंगे, है ना, वैसे वैसे वहां के एनिमल्स भी बदलते चले जाएंगे, मतलब डाइवर्सिटी बढ़ती चली जाएगी। ये याद रखना, बात सिंपल है ना। ठीक है ना। बेटा ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बुक में इसका डायग्राम दिया गया है। बुक में आपके पास अगर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है तो उसमें आप लोग देख सकते हो, है ना, उसमें एक डायग्राम दिया गया है लेक वाला। अगर आपके पास बोर्ड की भी टेक्स्ट बुक है ना, महाराष्ट्र बोर्ड की, तो उसमें भी वही सेम डायग्राम दिया गया है। तो बेटा हम लोग ध्यान से समझ सकते हैं कि सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन ग्रो होंगे। याद रखना ये स्टेजेस, फाइटोप्लैंक्टन के बाद में जो स्टेज आएगी वो स्टेज होगी, फाइटोप्लैंक्टन के बाद में जो स्टेज आएगी, है ना, फाइटोप्लैंक्टन के बाद में जो स्टेज आएगी वो होती है बेटा फ्री फ्लोटिंग। फ्री फ्लोटिंग, फ्री फ्लोटिंग के बाद में स्टेज आती है बेटा सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग। मतलब कुछ प्लांट्स बेटा पानी के सरफेस पे तैर रहे और कुछ बेटा सबमर्ज्ड है, अंदर डूबे हुए। ये हो गया। उसके बाद में स्टेज दिखाई है बेटा रीड स्वैम्प स्टेज। रीड स्वैम्प स्टेज, ठीक है। रीड स्वैम्प स्टेज के बाद में स्टेज है बेटा मार्स मिडो स्टेज, ठीक है। रीड स्वैम्प स्टेज के बाद में जो स्टेज आती है वो है मार्स मिडो स्टेज। मार्स मिडो के बाद में आता है बेटा स्क्रब स्टेज, स्क्रब है, ठीक है। एंड स्क्रब के बाद में अल्टीमेटली फॉरेस्ट है, क्लाइमैक्स कम्युनिटी है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस है, एक बार आप डायग्राम देख लो तो आपको बिल्कुल प्रॉपरली दिख जाएगा, ठीक है। तो बेटा डायरेक्टली सर रीड स्वैम्प स्टेज और मार्स मिडो स्टेज में सर डिफरेंस क्या है? देखो डायग्राम में दिख रहा है, बता मुझे तू। सर मार्स मिडो स्टेज में वाटर लेवल से थोड़े ज्यादा ऊपर है, रीड स्वैम्प स्टेज में। हाँ, और बस ग्रास जैसे दिख रहा है रीड स्वैम्प में, ग्रासेस जैसे दिख रहा है। यस सर। पानी ज्यादा है, ठीक है। मार्स मिडो में बेटा थोड़े से ट्रीज जैसे श्रबी स्ट्रक्चर आ गए हैं, ठीक है। तो यही डिफरेंस है बेटा, वेजिटेशन के पैटर्न में डिफरेंस आ जाएगा, श्योर, ठीक। तो ये बेटा स्टेजेस आते हैं वन बाय वन, पर अल्टीमेटली क्लाइमैक्स कम्युनिटी आती है। क्लाइमैक्स कम्युनिटी अगर बेटा ह्यूमन बीइंग बीच में डिस्टरबेंस क्रिएट करता है, या वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, या फ्लडी सिचुएशन आती है, तो बेटा रेट ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन अफेक्ट होगा। पॉइंट क्लियर होना चाहिए, है ना। अगर ह्यूमन इंटरफेरेंस होगा पक्का, अगर बेटा बीच में कुछ कैलेमिटीज आती है, तो हमें समझना है कि डेफिनेटली बेटा रेट ऑफ जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है वो अफेक्ट होगा। अगर हम इवोल्यूशन को देखते हैं, इवोल्यूशन जो अर्थ के ऊपर पहले कुछ नहीं था, लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं थे, तब से लेकर अभी तक बेटा जो कंडीशंस है वो भी एक पर्टिकुलर इकोलॉजिकल सक्सेशन ही तो दिखाता है। डाइवर्सिटी बढ़ती चली गई, है ना। पहले के जो भी ऑर्गेनिजम्स है उनको रिप्लेस करके नए बेटर से बेटर एडाप्टिव ऑर्गेनिजम्स क्रिएट होते चले गए। तो इवोल्यूशन भी बेटा एक बहुत ही लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल सक्सेशन को रिप्रेजेंट करता है। दैट इज द पॉइंट यू हैव टू अंडरस्टैंड। आर यू क्लियर? ओके, ठीक है। लास्ट पॉइंट है बेटा इस चैप्टर का, और वो है बेटा साइकिल्स।
न्यूट्रिएंट साइकिल। Whenever we talk about the nutrient cycles, अभी न्यूट्रिएंट साइकिल जैसी चीज आपको इतना ज्यादा बताने की जरूरत है ना? ऐसा मुझे तो लगता नहीं है। न्यूट्रिएंट साइकिल, प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस करेंगे और कंज्यूमर्स डिकम्पोज करेंगे। आपको इतनी चीज तो 100% पता होना चाहिए बेटा कि जो भी मैटर है वो साइकिलिकली बेटा एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, ऑर्गेनिज्म से बायोटिक कंपोनेंट से अबायोटिक कंपोनेंट में जाता रहता है, घूमता रहता है। ठीक है, दैट इज एक्चुअली द साइकिल यू हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, एक मैटर के फॉर्म के दूसरे मैटर के फॉर्म में, मतलब अबायोटिक से अबायोटिक फैक्टर में कन्वर्ट होता है। याद रखो कि जब हम लोग बोलेंगे कि नाइट्रोजन साइकिल या कार्बन साइकिल, तो ये साइकिल गैसियस साइकिल्स है। दीज आर द गैसियस साइकिल्स, कार्बन साइकिल एंड नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, और बेटा phosphorus cycle as well as what the sulfur cycle, these are the sedimentary cycles। सेडिमेंट्री है, इसका मतलब क्या कि इनके फास्फोरस या सल्फर जो है बेटा, उनके साइकिल सिर्फ सॉइल के अंदर चलते रहते हैं, रॉक्स के अंदर या तो सी बेड्स के अंदर चलते हैं। एटमॉस्फेयर में ये दोनों एलिमेंट रिलीज नहीं होंगे, एंड दैट इज व्हाट दे आर कॉल्ड एज व्हाट द सेडिमेंटरी साइकिल। उनको बेटा हम लोग सेडिमेंटरी साइकिल कहते हैं। ये डिफरेंस हमें समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको बोलता हूं कि दोनों साइकिल बेटा, फास्फोरस साइकिल एज वेल एज व्हाट दी कार्बन साइकिल, क्योंकि नाइट्रोजन साइकिल हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन है ना, नाइट्राइड्स, डीअमाइनेशन, अमाइनेशन। ठीक है, डीनाइट्रिफिकेशन, ये सारी चीजें बेटा, नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये सब कुछ लेग्यूमिनस प्लांट का कैसे यूज होता है, इंडस्ट्रियल लेवल पे भी नाइट्रोजन कैसे फिक्स किया जाता है ना, बायोटिक, एबायोटिक, ये सारी चीजें। ठीक है, बट स्टिल आई विल सजेस्ट यू दैट गो एंड रीड दिस साइकिल्स। ठीक है, इफ यू हैव एनी डाउट विद दिस साइकिल्स यू कैन आस्क मी इन द नेक्स्ट क्लास। वेरी क्लियर? ओके, टिल देन थैंक यू, बाय, हैव अ गुड डे।